Hello everyone, welcome again in the class, and today we are going to learn about that the meeting of company section 96, 97, 100 and 102 of company law 2013। आज हम लोग कंपनी लॉ अमेंडेड 2013 में कंपनी की सभाओं करेंगे और इसमें डिस्कशन करेंगे section 96, 97, 100 and 102. Let's start with the next. The next is the content. In today's lecture, what content I will include? So, I include the what is the meeting. Firstly, हम लोग पढ़ेंगे meeting है क्या, सभाओं से क्या अर्थ है. Then what is the characteristics of meeting. After that, the kinds of the meeting. सभाओं के प्रकार. Statutory meeting, वैधानिक सभा एंड द एनुअल जनरल मीटिंग, 6 सामान्य सभाएं एंड नेक्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण व्यापक सभा, और लास्ट में देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग, मीटिंग की क्या प्रक्रिया होती है या सभाओं की प्रक्रिया. आगे कंटिन्यू करते हैं. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट the meaning and the definition of a company. The word meeting is not defined anywhere in the Companies Act. Company Act में कहीं भी सभा को लेकर कोई परिभाषा सुनिश्चित नहीं की गई है. Ordinarily a company may be defined as gathering, assembling and coming together of 2 or more person. सामान्यतः कहा जाए तो एक कंपनी को डिफाइन किया गया है गैदरिंग के फॉर्म में. गैदरिंग का मतलब एकत्रित होना, असेंबलिंग इकट्ठा होना, एंड कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, उनकी सभाओं का होना या उनका एकत्रित होना फॉर डिस्कशन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस, जिसमें वैधानिक व्यवसायों या वैधानिक व्यापारों या किसी भी वैधानिक कार्यों पर डिस्कशन किया जाता है, चर्चा की जाती है. तो इन ब्रीफली वी कैन गिव द वर्ड्स टू कंपनी कि कंपनी का अर्थ होता है सभा से, कंपनी मीटिंग का अर्थ होता है कंपनी की सभा से. इसका अर्थ हुआ जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी लॉफुल बिजनेस से रिलेटेड किसी भी वैधानिक कार्य को करने के लिए डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, उससे संबंधित नियोजन प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द कंपनीज मीटिंग. इसे ही हम कंपनी की सभा कहते हैं. आगे कंटिन्यू करते हैं. 4 डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मीटिंग. अ कंपनी कैन बी डिफाइंड as encompassing a group of individuals engaged in operating a business. Management of a company requires effort undertaken by lots of individuals who discuss and deliberate upon issues before a decision is taken. ओवरऑल यदि कंपनी को हम लोग कंक्लूड करें तो इट मीन्स अ कंपनी कैन बी डिफाइंड एज द लीगल इस्टेब्लिशमेंट इनकम्पासिंग. मीटिंग को यदि डिफाइन किया जाए तो एक कंपनी जो किसी व्यावसायिक कार्य को करने के लिए स्थापित की गई है, या ये कहा जाए किसी व्यावसायिक कार्य को करने के लिए स्थापित की गई किसी कंपनी में व्यक्तियों का समूह विच इंगेज्ड इन ऑपरेटिंग अ बिजनेस, जो किसी व्यवसाय को करने के लिए एक साथ एकत्रित हुआ है. इसमें मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए, इसमें व्यवसाय के प्रबंधन के लिए जितने भी आवश्यक प्रयास होते हैं, कार्य होते हैं, उनको करने के लिए डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना, डेलिब्रेट करना, वार्ता करना, किसी भी निर्णय को लेने से पहले, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही मीटिंग या सभा कहा जाता है. तो सभा को यदि शब्द दें तो द डिसीजन आर ऑफन टेकन इन मीटिंग विच इज़ फॉर्मल डायलॉग बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जनरली द डायरेक्टर, एंड सम केसेस
मेंबर्स टू, जहाँ पे यदि कंपनी के हम लोग रेफरेंस में मीटिंग की बात करें तो इट मीन्स इन कंस्ट्रक्ट टू कंपनी meeting means where the administrative officers and the company members or the shareholders who discuss the affairs and business of the company, जो किसी व्यवसाय के कार्यों और उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया या मुद्दों की चर्चा करते हैं, उसे ही मीटिंग या सभा कहते हैं. It overall the conversation or the formal dialogue between the administration of the company and the administration of the companies is who discuss the affairs and the business of company is called the meeting. इसी को हम लोग सभा कहते हैं. And one thing is very important कि the article deals with the meeting that are helps in companies procedures follow thereof. मीटिंग ही वो प्रोसेस है जहाँ किए गए डिस्कशंस डेलिब्रेशंस के थ्रू डिसीज़न को लिया जाता है, जहाँ वार्ता के माध्यम से निर्णय लिया जाता है और उसी को फॉलो करते हुए कंपनी अपने काम को करती है. इट मीन्स द मीटिंग इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कंपनी की सभाएं कंपनी के अंतर नियम पर आधारित होती हैं. सो द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस पे बात करेंगे. फर्स्ट, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, टू और मोर पर्सन. सो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ मीटिंग क्या होना चाहिए. देयर शुड बी टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है. एंड who are the members of the company must be present at the meeting. और ये दूसरी बात, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना और उनकी प्रेजेंस मीटिंग में होना जरूरी होता है. सो इट मीन्स द फर्स्ट थिंग for the meeting purpose there should be two or more persons, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए. and their presence must be in the meeting. और दूसरी प्रमुख बात हुई, the second character is the उनकी presence, उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है. So important thing, the assembly of person must be for the discussion and transaction of some lawful business. मीटिंग के लिए ये भी लॉ में मेंशन है कि जो डिस्कशन किए जाएंगे, जो विचार विमर्श किए जाएंगे, वो लॉफुल बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए. मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इनलीगल एक्टिविटी के लिए यदि हम मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो उसको भी हम मीटिंग मानेंगे. मीटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है डिस्कशन, वार्ता या विचार विमर्श, लेकिन वो विचार विमर्श किसी लॉफुल बिजनेस के लिए, किसी लॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए होना चाहिए. इट मीन्स द एक्ट शुड बी परमिटेड अंडर द कंपनी लॉ 2013. इसका मतलब जिस कार्य के लिए जिस वार्ता की जा रही है वो कंपनी अधिनियम में वैध होनी चाहिए. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग. देन द थर्ड इज a person notice would be given for conveying a meeting. थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनिवार्य चाहिए कि मीटिंग से पहले एक नोटिस कन्वे किया जाना जरूरी होता है. यदि नोटिस प्री नहीं होगी या प्री इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, तो उसको मीटिंग नहीं कहेंगे. इसका मतलब हुआ कि मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले, कंडक्ट करने से पहले उसकी सूचना दी जानी चाहिए. दैट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट इज़ द फोर्थ? द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट द पर्टिकुलर प्लेस, डेट एंड द टाइम. जो आपने नोटिफिकेशन दिया है, जो नोटिस कन्वे की है मेंबर्स को, सदस्यों को, वो मीटिंग पर्टिकुलर प्लेस पर होनी चाहिए. पर्टिकुलर प्लेस मतलब जो आपने नोटिफिकेशन में या नोटिस में मेंशन किया होगा वेन्यू
या प्लेस, इस स्थान पे कंपनी की मीटिंग होने जा रही है या होगी, डेट इस डेट को होगी और इस समय होगी, पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एज पर प्रोविजन रूल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी रूल्स के हिसाब से या कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। इट मीन्स कितने दिनों पहले नोटिस इशू हो जानी चाहिए, कितने दिनों यदि कंपनी मीटिंग कर रही है तो कहाँ करेगी, वो स्थान, वो पर्टिकुलरली प्लेस, 21 डेज पहले इशू होनी चाहिए जनरल मीटिंग की कंडीशन में। यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप असाधारण सामान्य सभा कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग कंपनी का टाइम पीरियड शेड्यूल मेंशन है। यदि जनरल मीटिंग है तो साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, बिजनेस कमेंसमेंट के कितने दिनों बाद होनी चाहिए। इट मीन्स तो ओवरऑल all provisions should be followed which is mentioned under the Company Act 2013 for the मीटिंग के लिए जो कंपनी एक्ट में मेंशन किया गया है अंडर द 96 यानी कंपनी एक्ट 2013 की धारा 96 में मीटिंग से रिलेटेड जितने भी नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए कंपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द कंपनीज की हम लोग बात करें, कितने तरह की कंपनी की मीटिंग्स हो सकती हैं। तो अंडर द फर्स्ट इज द स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं वैधानिक सामान्य सभा। द सेकेंड इज द एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य सभा। एंड द थर्ड इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको कहते हैं असाधारण सामान्य सभा। तो ये 3 तरह की मीटिंग्स होती हैं जिसको कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। आगे हम लोग इसके डिटेल्स पे चलेंगे, एक एक मीटिंग के रूल्स को पढ़ेंगे, कैसे कंडक्ट की जाती है, क्या इसके नियम है कंपनी एक्ट में, इस पे चलेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। Here the first meeting which is known as the statutory general meeting, जिसको हम लोग कहते हैं वैधानिक सामान्य सभा। किसी भी कंपनी में ये आप लोग जान लीजिए कि वैधानिक सामान्य सभा होना कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। सभी कंपनियों को अपनी स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग को कॉल करना होता है, या ये कहिए वैधानिक सामान्य सभा को आयोजित करना कंपनी लॉ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सभी कंपनियां इसको कॉल करती हैं या सभी कंपनियां इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। इसका हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। क्या है, आफ्टर गेटिंग द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से व्यवसाय प्रारंभ का सर्टिफिकेट मिलने के बाद, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, समामेलन के बाद, समामेलन होने के बाद या रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ROC के थ्रू मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, देन कंपनी शुड कॉल SGM इन 1 month बट विद इन 6 months। टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि कंपनी को SGM कॉल करनी है कब, इस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के ठीक 1 महीने के बाद और 6 महीने के भीतर। इट मीन्स जो टाइम पीरियड है वो है आफ्टर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, आफ्टर गेटिंग द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट SGM कब हेल्ड की जाएगी, विल बी हेल्ड विद इन आफ्टर 1 month बट विद इन 6 months। ओवरऑल 6 महीने का समय कंपनी के पास SGM को कॉल करने का होता है। जैसे ही कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र मिलेगा, कंपनी 1 महीने के बाद कमेंसमेंट के बाद अपने SGM को कॉल कर सकती है, इस मीटिंग को बुला सकती है, लेकिन ये मीटिंग कमेंसमेंट के 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होगा, ये वैध नहीं होगा। तो कंपनी लॉ क्या कहता है, कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी शुड कॉल SGM इन 1 month बट विद इन 6 months। 1 महीने के अंदर बुला लेनी चाहिए उसको मीटिंग, नहीं तो 6 महीने के अंदर तो ऐसे SGM को कॉल कर लेना चाहिए या स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग कंपनी कॉल करेगी।
दूसरा है इसमें, उसको देखा जाए, कंडक्ट वंस इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इस तरह की मीटिंग हमेशा ऑर्गेनाइज नहीं की जाती हैं। इट इज़ ओनली कंडक्ट वंस इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार बुलाई जाती है। इट मीन्स ओनली फॉर अ वंस टाइम। सेकेंड, नेक्स्ट जो इसमें वो है ऑब्जेक्ट ऑफ SGM-R। ऑब्जेक्ट इसके क्या क्या है, किन उद्देश्यों के लिए SGM कॉल की जाती है या वैधानिक सभाएं, वैधानिक सामान्य सभा बुलाई जाती है। तो इसका पर्पस होता है डिस्कशन विद द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अंशधारियों के साथ में वार्ता करना अबाउट इस्टेब्लिशमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के स्थापना कार्यों के बारे में शेयर होल्डर्स के साथ, अंशधारियों के साथ में वार्ता करना। एंड स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट का मतलब वैधानिक रिपोर्ट के बारे में बताना। देन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी के स्थापना के विषय में ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जानकारियां हैं, ये शेयर होल्डर्स को देना। इट मीन्स द 3 पर्टिकुलरली फंक्शंस या ऑब्जेक्ट ऑफ SGM। फर्स्ट इज द डिस्कशन विद द शेयर होल्डर अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट अफेयर। कंपनी की स्थापना या ये कहा जाए कि कंपनी स्थापना से संबंधित जानकारी के लिए इसको बुलाया जाता है। दूसरा, कंपनी की जो स्टैच्यूटरीज रिपोर्ट है, कंपनी के वैधानिक रिपोर्ट पर विचार करना। तीसरा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी से संबंधित या कंपनी के निर्माण से संबंधित जानकारी शेयर होल्डर्स को देना। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96। इसकी हम लोग बात करेंगे। AGM इसको कहते हैं, AGM या हिंदी में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है वार्षिक साधारण सभा या वार्षिक सामान्य या व्यापक सभा भी इसको हम कहते हैं। सो द हियर द AGM के बारे में जानेंगे कि AGM क्या होती है या वार्षिक साधारण सभा क्या है। तो AGM टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर को पहले डिस्कस कर लिया जाए कि कैलेंडर ईयर होता क्या है। तो कैलेंडर ईयर ध्यान में दीजिएगा, कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर हुआ। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। दोनों को पहले समझ ले तब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कैलेंडर ईयर तो क्लियर हो गया, जो 1 जनवरी से शुरुआत होती है जिसकी, और 31 दिसंबर को जो ख़त्म हो जाता है जिसके, उसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर। दूसरा हो गया AGM के बारे में कहा गया है कि AGM टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। AGM इन 2 AGM। 2 AGMs के बीच में कितना गैप हो सकता है, कितना अंतराल होता है। तो इट्स द गैप बिटवीन द 2 AGM इज़ ग्रेटर देन 15 मंथ। 15 महीना। 2 AGM जो भी होंगी उनके बीच में 15 मंथ्स का गैप होना चाहिए। इट मीन्स 15 मंथ्स का मतलब हुआ कि जब भी एक AGM कॉल की जाएगी तो दूसरे AGM के बीच में डिफरेंस 15 महीनों का होना चाहिए। द फर्स्ट AGM कैसे होगी? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ध्यान में रखिए 9 मंथ का मतलब क्या हुआ, ये मैं इसको समझाना चाहूँगी पहले। तो इसके पहले हम बताते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर समझिए क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 अप्रैल। ठीक है, और एंड कब होती है? 31 मार्च। ठीक, तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। और कैलेंडर ईयर शुरू होता है हमारा 1 जनवरी को
और ख़त्म होता है आपका कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को। तो पहले ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। कैलेंडर ईयर विच ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 जनवरी एंड एंड्स विद द 31 दिसंबर। और आपका फाइनेंशियल ईयर होगा जो विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड्स विद द 31 मार्च। 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे 2020 है तो 2020 का कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी 2020 से शुरू होगा और उसका कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा और 2021 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इट मीन्स द 1 अप्रैल 2020 एंड एंड विद द 31 मार्च 2021। तो ये हुआ आपका वित्तीय वर्ष हुआ और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वाला आपका कैलेंडर ईयर हुआ। तो क्लियर कर लीजिएगा कि फर्स्ट एजीएम कब कॉल की जाती है। तो सो द फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ फ्रॉम क्लोजिंग फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब आपका पहला वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला होगा उसके 9 महीने के भीतर आपको एजीएम कॉल कर लेनी है। ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, ये दूसरा जो आपकी सभा होगी उसको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। जब भी ये बहुत एक्सटेंड होगा तो आपका 6 महीने और एक्सटेंड हो सकता है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा टोटल 15 मंथ, वही यहाँ पे बताया गया है। कौन एजीएम कॉल कर सकता है? who are the authorized to call the AGM? कौन सभा बुला सकता है? सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द कोड 3 सिस्टम्स। इनके तीन तरह से एजीएम कॉल की जा सकती है। या तो कंपनी के डायरेक्टर इसको कॉल कर सकते हैं, या तो केंद्र सरकार कर सकती है, या न्यायालय भी एजीएम को कॉल कर सकती है। फिर फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, किन पर्टिकुलर मैटर्स पे एजीएम कॉल की जाती है। तो एजीएम का जो फंक्शन रहता है या कार्य रहता है वो सबसे पहले डेलिब्रेटिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट, कंपनी के अंतिम खातों पर चर्चा करना या विचार करना। देन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, लाभांश की घोषणा। तीसरा, इलेक्शन ऑफ न्यू डायरेक्टर, नए संचालकों का चुनाव। एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, इसमें अध्यक्षीय भाषण होता है। एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रगति के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ओवरऑल इलेक्शन 96 एजीएम, every company, public and the private company is required to hold one general meeting in a year supervised by its directors to evaluate the progress of the company and plan future course of action which is known as the annual general meeting। AGM को यदि हम लोग बिल्कुल कंक्लूड कर लें तो AGM का मतलब हो गया वार्षिक साधारण सभा। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हो, चाहे किसी भी तरह की कंपनीज हो, उसमें साल में एक बार जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है। और ये जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती है डायरेक्टर्स के सुपरविज़न में या संचालकों के निरीक्षण में, जहाँ पर कंपनी की प्रोग्रेस का मूल्यांकन किया जाता है। इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी एंड प्लान, और प्लान किया जाता है फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन, उन कार्यों के बारे में जिनसे कंपनी को बेनिफिट हो जाए, विच इज़ नोन एज द एनुअल जनरल मीटिंग। उसे ही हम कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन एजीएम पे थोड़ा और फोकस डालते हैं। कोई भी मीटिंग यदि ऑर्गेनाइज की जा रही है तो उसका अपना एक सिस्टम होता है। तो एजीएम के लिए सबसे पहला है नोटिफिकेशन फॉर मीटिंग। कंपनी नोटिस देती है। एजीएम जब भी ऑर्गेनाइज की जाएगी तो इसका एक नोटिफिकेशन होता है, सदस्यों को सूचना दी जाती है। तो द मीटिंग हैज़ टू बी प्री नोटिफाइड विच हैज़ टू बी जनरली नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द शेड्यूल डे। जिस डेट को मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी है उसके 21 दिनों के पहले
या इसका नोटिफिकेशन 21 दिन, इट मीन जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी उसके ठीक 21 दिन पहले ऐसी नोटिस कन्वे कर दी जाती है। किसको की जाती है, ये उनके आगे हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे किसको की जाती है। ओवरऑल ये जानिए कि सारे मेंबर्स को नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, नोटिस दी जाती है 21 दिन पहले ही कि कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, अर्जेंसी जहाँ होती है वहाँ पर शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट नोटिस में भी कंपनी मीटिंग का नोटिफिकेशन अपने मेंबर्स को दे सकती है। इट हैज़ टू बी शेड्यूल्ड। टाइम ऑफ द मीटिंग की बात करेंगे। कभी भी किसी भी कंपनी में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाएगी ये बिज़नेस आवर्स में होनी चाहिए, व्यावसायिक घंटों में होनी चाहिए, और ये जो घंटे होते हैं ये सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक के होते हैं। इसी में कंपनी अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करेगी, इसी टाइम पीरियड में 9 से 6 के ड्यूरेशन में ही कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी। देन एंड कैन नॉट बी एन नेशनल हॉलीडे, और ऐसा नहीं है कि कंपनी जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगी उस दिन कोई राष्ट्रीय अवकाश हो या नेशनल हॉलीडे हो, जैसे 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह के यदि नेशनल हॉलीडेज पड़ रहे हैं तो कंपनी उस दिन को मीटिंग कॉल नहीं कर सकती है। प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होता है, जनरली इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वेयर द मीटिंग हैज़ टू टेक प्लेस। जब भी कंपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगी ये रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होनी चाहिए, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पार्षद सीमा नियम में लिखा हुआ है में का रजिस्टर्ड एड्रेस, वहीं पर कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। दूसरी बात, ये रजिस्टर्ड ऑफिस में हो सकती है, कई बार ऐसा भी होता है कि इट कुड ऑल्सो बी सम अदर प्लेस, कहीं और भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन में जब आप कंपनी मेंबर्स को सूचना देंगे कि मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाने वाली है, वहाँ पर ये एकदम साफ होगा, लिखा होगा कि किस जगह पर कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी। यदि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑर्गेनाइज कर रही है तो भी कंपनी उसी सिटी में मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी, उसी शहर में कंपनी मीटिंग को हेल्ड करेगी जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऐसा नहीं कि किसी और सिटी में जाकर कंपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जहां पे रजिस्टर्ड सिटी होगी वहीं पर कंपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगी। ड्यू डेट ऑफ द मीटिंग पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। द मीटिंग आर stipulated to be held within 9 months from the closing of the first financial year। पहले वित्तीय वर्ष के खत्म होने के 9 महीने के अंदर मीटिंग बुला ली जाएगी। 6 months from the closing in the subsequent year। और आगे आने वाले समय में यदि मीटिंग हम 9 महीने में नहीं कर सके तो इसको मोस्टली अगले सब्सिक्वेंट ईयर में 6 महीने के अंदर ऐसी मीटिंग को कॉल कर लिया जाएगा। इट मीन्स द टोटल टाइम elapse between 2 meetings cannot be more than 15 months। 15 महीने से अधिक का समय 2 मीटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। Then the tribunal calling the meeting, क्या है इसका मतलब, इन केस कभी कभी कंपनी मीटिंग को कॉल नहीं कर पाती है, एजीएम को विदिन 15 मंथ्स यदि कॉल नहीं कर पा रही है 15 महीनों के अंदर, तो ट्रिब्यूनल कॉलिंग द मीटिंग, यदि कंपनी का कोई मेंबर एप्लीकेशन देता है ट्रिब्यूनल में कंपनी के मीटिंग को कॉल करने के लिए, एजीएम को कॉल करने के लिए, तो ट्रिब्यूनल हैज़ द राइट टू कॉल एजीएम। ट्रिब्यूनल के पास इस चीज़ का पूरा अधिकार होता है। यहाँ लिखा है इन केस ऑफ द फेल्योर ऑफ टू होल्ड द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टाइम अंडर सेक्शन 96 में जो समयावधि है, यदि उसमें कंपनी मीटिंग को कॉल नहीं कर रही है, द एक्ट प्रोवाइड पावर टू ट्रिब्यूनल, कंपनी अधिनियम ने ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया हुआ है कि वो ऐसी मीटिंग को कॉल कर सकती है। तो ऑन सबमिशन बाय एनी मेंबर माइट कॉल और द प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर कॉलिंग द मीटिंग, दोनों काम कर सकती है। मीटिंग को ऑर्गेनाइज भी करा सकती है या फिर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्शंस भी दे सकती है, निर्देश भी दे सकती है कंपनी को कि आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करिए। तो इट इज़ वेरी क्लियर,
21 दिनों में शेड्यूल्ड मीटिंग का नोटिस चला जाना चाहिए। यहाँ टाइम ऑफ मीटिंग 9 to 6 रहेगा वर्किंग आवर्स में, लेकिन हॉलीडेज़, नेशनल हॉलीडेज़ छोड़कर प्लेस ऑफ मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए, या रजिस्टर्ड ऑफिस में करने की जगह कम पड़ रही है या प्लेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, कम है, तो आप उसी सिटी में कहीं और पर भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना आपके मेंबर्स को होनी चाहिए। ड्यू डेट के लिए है कि 2 मीटिंग्स में 15 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस गैप नहीं होना चाहिए। पहली मीटिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ्स के अंदर ही कर लेनी चाहिए, और सब्सिक्वेंट ईयर में 6 मंथ के अंदर कर ली जानी चाहिए। और यदि कंपनी मीटिंग कॉल नहीं कर रही है तो ट्रिब्यूनल को राइट है कि वो कंपनी की मीटिंग को कॉल कर सकता है, या किसी मेंबर के एप्लीकेशन पर, किसी सदस्य के आवेदन पर ट्रिब्यूनल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्शन, निर्देश भी दे सकती है। आगे कंटिन्यू। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है इसे कहा जाता है? असाधारण सामान्य सभा। सबसे पहले समझेंगे कि है क्या। तो द ऑल पर्टिकुलरली रूल्स regarding the extraordinary general meeting is mentioned under the section 100। सेक्शन 100 में सारे नियम दिए हुए हैं। सबसे पहले कॉलिंग द मीटिंग, हु कैन कॉल द मीटिंग, या ये कहिए कि EOGM कौन कॉल कर सकता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ बीन वेस्टेड विथ पावर टू कॉल EGM। कंपनी के संचालक मंडल को अधिकार होता है कि वो इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। तो पहला बात, कॉल कौन कर सकता है? द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, कंपनी का संचालक मंडल। दूसरी बात यहाँ से देखिएगा, ऑल्सो द एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 100 में ये भी मेंशन है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइड्स कॉलिंग द मीटिंग ऑन द रिक्वेजिशंस मेड बाय द मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर्स। कंपनी के ऐसे सदस्य या शेयर होल्डर्स, अंशधारी जिनके पास कंपनी की पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी का 1/10, 1/10% भाग हो, जिनके पास कम से कम कंपनी की पेड अप कैपिटल का 1/10 पार्ट शेयर के फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स दो शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स विच हैविंग at least 10% of the paid up capital, जिनके पास कंपनी की चुकता पूंजी का कम से कम 10% भाग हो, या ये भी कह सकते हैं जिन्हें कंपनी के सदस्यों, यहाँ से देखिएगा, और वोटिंग और होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और जिन्हें कंपनी के सदस्यों के मताधिकार में से कम 10% मत देने का अधिकार प्राप्त हो। दो चीज़ें हैं यहाँ एक्ट के हिसाब से जो 2013 में मेंशन है अंडर द सेक्शन 100, ये कहा गया है कि ऑल्सो कॉल द EOGM, ये भी कंपनी में असामान्य साधारण सभा को बुला सकते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली है कि यदि कंपनी उनके डिमांड का मतलब मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की डिमांड पर, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD संचालक मंडल इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, तो ये लोग इसको सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दे हैव द फुल राइट टू ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दूसरी बात, टाइम पे चलते हैं। द मीटिंग इज कॉल्ड बिटवीन 2 AGMs टू डिस्कस मैटर रिक्वायरिंग सीरियस अटेंशन। ऐसा है, इस मीटिंग को कॉल करने के पीछे या बुलाने के पीछे होता है कि कंपनी के ऐसे आवश्यक कार्य, ऐसा कोई पर्टिकुलर सीरियस मैटर जिसके लिए कंपनी को मीटिंग ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो द मीटिंग इज कॉल्ड बिटवीन 2 AGM, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में इस तरह की मीटिंग को कॉल किया जा सकता है। 2 AGM के बीच का गैप 15 महीने होना चाहिए, उसके बीच में इस तरह की मीटिंग को कॉल किया जा सकता है, पर इसका जो पर्पस होगा वो हमेशा रहेगा मोस्ट रिक्वायर्ड मैटर्स या
मोस्ट अटेंटिव मैटर्स फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए वो कार्य जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उसके लिए इस तरह की मीटिंग को कॉल किया जाता है। Nature of the business, the matter discussed in the meeting are special in nature other than mere discussion on dividend, auditors etc. इस तरह में EOGM को कॉल करने के पीछे रीज़न होता है या तो कुछ विशेष या आवश्यक स्थितियां हों, और इसके अलावा डिविडेंड और ऑडिटर्स के मैटर पे लाभांश और अंकेक्षकों के विषय में भी डिस्कशन के लिए इसको कॉल किया जा सकता है। द मैटर अर्जेंट इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्टेंट कैन बी अनफॉरसीन कॉस्ट इनकर्ड और चेंजेस इन द एसोसिएशन ऑफ कंपनी। ये कहा जाए बहुत इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट वर्क के लिए, मैं जैसे बार बार कह रही हूँ, इस तरह की मीटिंग्स को कॉल किया जाता है। EOGM में ये टाइम जो बाउंड होता है ये है, देयर हैज़ टू बी एन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग गिविंग डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग। मीटिंग की नोटिस में कंपनी यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर रही है तो पहले मोटिव मेंशन करेगी कि किस उद्देश्य के लिए इस तरह की मीटिंग को अचानक से बुलाया जा रहा है। द कंपनी इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। इस तरह की मीटिंग को कॉल करने के लिए नोटिस दी जाती है। कंटिन्यू करते हैं, तो आगे कंटिन्यू किया जाए। बोर्ड मीटिंग पर डिस्कशन करते हैं कि बोर्ड मीटिंग्स क्या होती हैं, विच इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 173। 173 सेक्शन में बोर्ड मीटिंग के बारे में दिया हुआ है या संचालक मंडल की सभा के बारे में दिया हुआ है। सो द सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर वेयर दे exercise their power and functions. This is to ensure that board of directors supervise the company efficiently. सेक्शन 173 में मेंशन किया गया है कि बोर्ड मीटिंग का पर्पज़ ही होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का संचालक मंडल अपने अधिकारों और कार्यों पर ध्यान दे, या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में राइट्स पावर्स मेंशन किए गए हैं, जो वहाँ पर जो नियम लिखे गए हैं उसके आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, इसको इंश्योर करने के लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग को कॉल करती है या संचालक मंडल की सभाएं इसी वजह से ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अबाउट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, पहली संचालक मीटिंग क्या होगी, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग या प्रथम संचालक सभा के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के भीतर कंपनी को इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। किस तरह की मीटिंग को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के ठीक बाद, समामेलन के ठीक बाद 30 दिनों में मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर यूज देयर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज एंड डिस्कस स्ट्रैटेजीज टू रन द कंपनी। अभी कंपनी यहाँ पर इस बोर्ड मीटिंग में इस स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करेगी, उन इश्यूज़ पर बात करती है, उन मुद्दों पर बात करती है जिसके आधार पे कंपनी को चलाया जाएगा। सो द बोर्ड ऑफ मीटिंग कितने समय में ऑर्गेनाइज करनी है, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के भीतर। टाइम एंड द ड्यू डेट क्या होता है, इन अ ईयर नॉट लेस देन 4 मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड एंड नॉट मोर देन 4 months शुड पास बिटवीन 2 मीटिंग्स। एक साल में कम से कम 4 मीटिंग बोर्ड्स की होनी चाहिए, यानी संचालक मंडल को कम से कम 4 मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होगा, आर टू बी हेल्ड एंड नॉट मोर देन 4 months शुड पास बिटवीन द 2 मीटिंग्स। 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यदि 3 मीटिंग्स 3 महीनों पे ये मीटिंग का ड्यूरेशन हो सकता है, तो यहाँ कहा गया है कि 2 मीटिंग्स के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, विच इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 173। की नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्टर, निदेशकों की उपस्थिति।
तो निदेशकों की उपस्थिति में द डायरेक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली प्रेजेंट। ये डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली या भौतिक रूप से उपस्थित हों सभी मीटिंग्स में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे कैन प्रेजेंट थ्रू द अदर वीडियो एंड द ऑडियो, मीन्स दे कैन यूज़ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो किसी भी संवहन तकनीकी से, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ना या ऑडियो कॉल्स के थ्रू जुड़ना, वे इस कंपनी को अटेंड कर सकते हैं। बट देयर मे बी सर्टेन मैटर्स विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और द ऑडियो विजुअल मीन्स, एंड इन सच केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ द सेम। यदि कुछ ऐसे डिस्कशन या पॉइंट्स हैं जो बहुत ही सीक्रेट हैं, बहुत ही लॉजिकफुल हैं, जो कहा जाए गोपनीय हो सकते हैं कंपनी के, उनके लिए ऑडियो विजुअल या कहा जाए कि मौखिक या फिर दृश्य साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट इस पे बैन कर सकता है यदि कंपनी का मैटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट हो। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टर्स की प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। भौतिक वहाँ पे उनका सत्यापन होगा, वो फिजिकली अपने आप को वेरीफाई कराते हैं कि मीटिंग में वो उपस्थित हैं। ऑल्सो अ डायरेक्टर कैन only remain absent if granted permission by the चेयरमैन। और यदि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज है जिसमें डायरेक्टर नहीं आ सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वो सिर्फ अध्यक्ष की या चेयरमैन के ऑर्डर से ही अनुपस्थित रह सकता है, अदरवाइज नहीं। आगे कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड मीटिंग्स में अभी हम लोग बात नोटिस की करेंगे। तो नोटिस ध्यान दीजिए, एवरी डायरेक्टर हैज़ टू बी प्री नोटिफाइड अबाउट द मीटिंग। सभी डायरेक्टर्स को पहले से नोटिस होती है, मीटिंग की सूचना होती है। एट इज़ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिनका एड्रेस जो मेंशन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उन सभी पतों पर नोटिस दी जाती है। उनके पहले ही नोटिस को सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, पूरा मीटिंग के फुल डिटेल्स के साथ में डायरेक्टर्स के एड्रेस पे 7 दिन पहले ही मीटिंग की नोटिस दे दी जाती है। नेक्स्ट इज द कोरम, को कहा जाता है डेफिनेट नंबर ऑफ द मेंबर्स और डायरेक्टर हैव टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक निर्धारित संख्या में संचालकों या फिर सदस्यों की उपस्थिति को ही कोरम या कार्यवाहक कहा जाता है। मतलब कहा जाए ओवरऑल की नंबर ऑफ मेंबर्स कितने उपस्थित होने चाहिए, उनकी संख्या ही कोरम कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 174, सेक्शन 174 में मेंशन है कोरम के बारे में कि द बोर्ड मीटिंग इज टू कंप्राइज ऑफ द वन थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर और द 2 डायरेक्टर वॉट एवर इज फिजिबल। जो संभव हो, या तो टोटल मेंबर का वन थर्ड मेंबर्स होने चाहिए या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में होने चाहिए। ये कोरम है, या ये कहा जाए ये मैंडेटरी होता है, आवश्यक होता है एक मीटिंग के लिए कि एक मीटिंग को यदि हमें वैलिड करना है, वैध करार देना है, तो वहाँ कम से कम 2 डायरेक्टर्स या टोटल मेंबर्स का 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होना जरूरी होता है। तो कोरम क्या होता है? अ डेफिनेट नंबर ऑफ द मेंबर्स और द डायरेक्टर हैव टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड ये जो नंबर्स हैं इसी को हम लोग कोरम कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अदर मीटिंग्स पे बात करें तो दे आर द सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ द मीटिंग्स दैट टेक प्लेस इन अ कंपनी। और भी कई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। देन वन इज़ द क्रेडिटर मीटिंग। तो क्रेडिटर मीटिंग्स की क्या होते हैं? तो इनको कहते हैं लेनदारों की सभा। लेनदार 230 कंपनी लॉ एक्ट 2013 एंड द सेक्शन 230 की धारा में क्रेडिटर मीटिंग्स के बारे में दिया हुआ है कि कंपनी की
कंपनी में लेनदारों की भी सभाएं होती हैं। कैन मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स, एक इस तरह की सभा जो कंपनी अपने क्रेडिटर्स के साथ मिल के ऑर्गेनाइज करती है। सच अरेंजमेंट आर ऑफन डिस्कस्ड इन द मीटिंग बिटवीन द डायरेक्टर्स बोर्ड एंड द क्रेडिटर्स। ये मीटिंग जो भी ऑर्गेनाइज होती है ये कंपनी के निदेशक, कंपनी के बोर्ड यानी पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके लेनदारोों के बीच में होती है। इट इज़ नोन एज द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, इसको हम लोग लेनदारों की सभा कहते हैं। In some cases, the judiciary may also play an important role is calling the meeting of the creditors। कई बार न्याय व्यवस्था या जुडिशरी सिस्टम, न्यायाधीश भी इस तरह की मीटिंग्स को कॉल करने के लिए बोल सकता है। Then the next is the meeting of the debenture holders, ऋण पत्रधारियों की सभाएं, इस पे हम लोग बात करते हैं। So the companies are entitled to issues debenture। हम लोग जानते हैं कि एक कंपनी अपने फंड को रेज करने के लिए डिबेंचर को इशू कर सकती है या करती है। तो ऐसी स्थिति में एंड टू इम्प्लीमेंट द सेम इट कॉल्स मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर, वो अपने डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। It is between the board of director and debenture holder to discuss the rights and the responsibilities related to the debentures। डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी अधिकार होंगे या जो उनके दायित्व होंगे उनसे संबंधित विचार विमर्श किया जाता है। ये सभाएं या ये मीटिंग्स केवल उन कंपनियों द्वारा बुलाई जाती हैं जो डिबेंचर्स को इशू करती हैं। इन सभाओं को या इन मीटिंग्स को बुलाने के पीछे ऑब्जेक्ट होता है शेयर डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स में अमेंडमेंट करना या उनकी कंडीशंस में चेंजेस करना। यदि कंपनी अल्टरेशन करना चाहती है, कुछ परिवर्तन करना चाहती है ऋण पत्रधारियों से जुड़े मुद्दों में, तो वो इस तरह की मीटिंग को कॉल करती है। इसके बाद मीटिंग है हम लोगों की ऑडिट कमेटी मीटिंग। सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 177 ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स दैट कंपनीज कैन हैव ऑडिट कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सिमिलर टू द मेन कंपनी। These auditors have their own meeting to deliberate upon the various issues in the meeting of the audit committee। Audit committee में auditors उन issues को इस कमेटी में डिस्कस करते हैं जहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं और साथ में ऑडिटर्स होते हैं और इनकी मीटिंग का जो इशू होता है वो ऑडिट या अंकेक्षण से जुड़ा हुआ होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग पे चलते हैं। ऑल मीटिंग्स हेल्ड इन द कंपनीज हैव टू फॉलो इन द सर्टेन वेल डिफाइंड रूल्स एंड द प्रोसीजर फॉर द एफिकेशियस फंक्शनिंग। एक अच्छी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए कंपनी को मीटिंग के प्रोसीजर को, उसकी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। और ये स्टेप्स क्या हैं? देयर आर सम स्टेप्स दैट हैव टू बी मैंडेटरीली फॉलो, इसे कंपनी को फॉलो करना जरूरी होता है। इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन, सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा, यह तो 7 दिन, और यदि कंपनी एजीएम कॉल कर रही है तो 21 दिन 21 डेज। इस तरह से मीटिंग के लिए जो नोटिफिकेशन है ये कंपनी अपने मेंबर्स को, कंपनी के सदस्यों को नोटिफाई करती है, पहले से पूर्व सूचित करती है। कई बार अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि शॉर्ट नोटिस पर भी कई बार मीटिंग बुलाई जा सकती है। कई बार अर्जेंट वर्क होने पर कम अवधि में नोटिस देकर, नोटिफिकेशन देकर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कंटेंट ऑफ द नोटिस क्या होता है? नोटिस में ध्यान दिया जाता है कंपनी जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने जा रही है उसका स्थान, डेट, टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट द मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस टू बी डिस्कस, जिन विषयों पे चर्चा होगी उनके बारे में लिखा जाएगा, समय, उसके साथ में दिनांक, ये सभी चीज़ें कंपनी अपने नोटिस में मेंशन करती है। कोरम को हम लोगों ने पढ़ा है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाई द मीटिंग हैज़ टू इंश्योर दैट द मीटिंग हैज़ बीन प्री नोटिफाइड। वो व्यक्ति जिसको नोटिस दी गई है और वो इस बात को नोटिफाइड टू एप्रोप्रिएट कोरम विच हैज़ टू बी प्रेजेंट, जो कंपनी की सभा में प्रेजेंट होगा,
स्पेसिफाइड इन द एक्ट। तो उस कोरम के हिसाब से, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि टोटल मेंबर्स का 1/3 नहीं तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स किसी भी मीटिंग में उसके कोरम के हिसाब से होने चाहिए। तो ये कोरम जो भी रहेगा ये मेंटेन किया जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग एंड अप टू द एंड ऑफ द मीटिंग। जब मीटिंग शुरू होगी तब से लेकर इस कोरम को कंपनी मेंटेन करके चलती है, या ये सदस्य उपस्थित रहते हैं कंपनी की सभा खत्म होने तक। यानी ये कोरम को कंपनी को मेंटेन करना होता है कि सदस्य मीटिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक मीटिंग में बने रहें। चेयरमैन, every meeting has to be compulsorily presides by chairman। चेयरिंग जो होगा वो अध्यक्ष करता है हर मीटिंग की, और जनरली द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ये चेयरमैन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सुप्रीम होगा, बॉस होगा, वही चेयर करता है या वही कंपनी की सभा को संबोधित करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑफ द मोशन इन द मीटिंग एंड कंक्लूड द सेम। ये कंपनी की जब मीटिंग स्टार्ट होंगी उसमें डिस्कशन के मैटर्स को पहले बताएगा, और इसी तरह से बाद में कंपनी की मीटिंग में जिन चीज़ों को, मुद्दों को उठाया गया, जो डिस्कशन हुआ, उसको ये कॉन्क्लूड भी करता है, उसको संक्षेप में उसका संक्षिप्तीकरण भी करता है। तो कंपनी की शुरुआत करना और उसके लास्ट में उसको ब्रीफ करना, ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द चेयरमैन कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड बाय द वोटिंग थ्रू द हैंड्स। इस चेयरमैन को बाय रेजिंग द हैंड्स या बाय वोटिंग मेथड, मतदान के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। रेजोल्यूशन, प्रस्ताव। These are the decision taken in the every meetings। रेजोल्यूशंस जो होते हैं, प्रस्ताव होते हैं जिनके लिए कंपनी की सभाएं की जाती हैं। When these are put to consideration and voting, there are certain procedure and rules to be followed। इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए, अप्रूवल पाने के लिए कंपनी के रूल्स को या कंपनी एक्ट 2013 में जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाता है। इसके लिए बहुत तरह के सेक्शंस हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द वोटिंग होती है। देयर माइट बी मैटर्स ऑन विच देयर इज नो जनरल consensus and voting has to be done after detailed discussion। The chairman may call the matters if अनडिसाइडेड फॉर द मीट। पर चेयरमैन वोटिंग करा सकता है जो डिसाइड नहीं हो पाते हैं, जिन पे कंसेंट नहीं बन पाती है या जिन पे सहमति नहीं बन पाती है, कि कुछ शेयर होल्डर्स या कुछ मेंबर्स उसके अगेंस्ट में हैं, कुछ उसके फेवर में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चेयरमैन वोटिंग करा सकता है और वोटिंग के थ्रू में मतदान के माध्यम से वो निर्णय ले सकता है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। आगे कंटिन्यू करते हैं। मिनट्स पे बात करेंगे कि मिनट्स क्या होता है। तो आफ्टर क्लोजिंग द मीटिंग और आफ्टर द सम अप द मीटिंग एक मिनट लिखा जाता है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म, जिसमें कंपनी के मुद्दों पर जो चर्चा हो रही है, जो डिस्कशन हो रहे हैं, वो मैटर्स, जो डिसीजन लिए गए वो मैटर्स, कंपनी किस डेट को मीटिंग ऑर्गेनाइज की है वो डेट, वो टाइम, वो प्लेस, और जो डिस्कशन से रिलेटेड मैटर्स थे उसके बारे उसको भी लिखा जाता है। तो ये एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द मीटिंग हैज़ टू बी इंक्लूडेड एज सेड इन द कंपनीज एक्ट 2013। उन सारे मुद्दों को मिनट में लिखा जाता है, सूक्ष्म में लिखा जाता है कि कंपनी किस डेट को मीटिंग ऑर्गेनाइज की, क्या टाइम था, मीटिंग में कितना कोरम था, कितने लोग उपस्थित थे और किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या डिसीजन आया, ये सब कुछ मिनट्स में लिखा जाता है। एंड द लास्ट इज द रिपोर्ट। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग एज इन केस ऑफ द AGM मतलब annual general meeting, detailing the conducting of the meeting. The copy of the same has to be filed with the registrar। कंपनीज जब मिनट को बना लेती है तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट की एक कॉपी ROC को दी जाती है। एक्चुअल में हम लोगों ने कंपनी के बारे में या कंपनी की मीटिंग्स के बारे में फुल डिटेल पढ़ा कि कैसे एक कंपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, कैसे AGM ऑर्गेनाइज होती है और कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाती है। सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। थैंक यू।
Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.